हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। तो दोस्तों, हम कुछ कंटेमिनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है या फिर जो वाटर पोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। उसमें हम अब आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो आर्सेनिक है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ट्रेस मेटल्स देख लिए, नाइट्रेट्स देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लोराइड की तरफ। ये रहा अपना फ्लोराइड। अगर एक्सेस मात्रा में फ्लोराइड हो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर तो इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टीथ डिफॉर्मिटी, बोन्स काफ़ी हार्ड बन सकती है। और बेसिकली इतनी हार्ड या जॉइंट्स जो हैं वो इतने हार्ड या स्टिफ हो सकते हैं कि आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, जिसको हम लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। जो दर्द शुरू होता है लोगों की हड्डियों में और जो जॉइंट्स में, वो घुटनों तक भी पहुंचता है और घुटने खराब हो जाते हैं नॉक नी सिंड्रोम की फॉर्म में। ठीक है, एंड फ्लोरोसिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि हाई फ्लोराइड का इनटेक अगर करते हैं लोग इन द फॉर्म ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर तो उसकी वजह से ये फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोलिसिस। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पर्सन की हालत कैसी हो जाती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये बेसिकली बॉडी डिफॉर्मिटी वाले एक बीमारियाँ होती हैं जिसमें बच्चों की या किसी भी पर्सन की जो बोन है, जो नीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं देखोगे उनको, बिकॉज यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, उनकी डिफॉर्मिटी हो गई है। वो अपनी फिक्स जगह पर जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, और ये जनरली ऐसी जगह पर है जहाँ पर पीने के पानी में फ्लोराइड्स आता है। इसके बाद नॉकनी सिंड्रोम, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी पर्सन जो घुटने हैं वो इस तरीके आ जाते हैं कि नीचे से जो है वो ए शेप आ जाता है। ठीक है, वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं वो, लेकिन पर्सन की जो नीज है, ठीक है, वो सही तरीके से मतलब अलाइन नहीं हो पाती है, लाइक दिस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम कंटेमिनेशन की। अच्छा, यूरेनियम कहाँ से आ जाएगा पानी के अंदर? यस, यूरेनियम आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो देयर इज प्रेवलेंस ऑफ यूरेनियम कंसंट्रेशन अबव 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। WHO की प्रोविजनल गाइडलाइंस है ये। ठीक है, इन सम ऑफ द लोकलाइज पॉकेट्स इन द कंट्री। राजस्थान के अंदर और दूसरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स के अंदर यूरेनियम जो है इट अकर्स मोस्टली इन एलुवियल एक्यूफर्स, while in southern regions such as Telangana, crystalline rocks such as granite seem to be the source. ठीक है, अगर मतलब बेसिकली वो आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको इंडिया का मैप बनाकर दिखाऊं, जब भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिनोट करना है ना पेपर के अंदर, अनन्या, आर्यन, एक चीज़ अच्छे से याद रखना, प्राची, सब लोग, आप हमेशा उस चीज़ की लोकेशन ना, अगर वो रिसोर्सेस हैं या कुछ भी चीज़ है, इंडिया का मैप बनाकर पोर्ट्रे करना। ठीक है आर्यन, बिना उसके कोई भी बात नहीं होगी, चाहे वो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी हो, जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट हो, या फिर जीएस पेपर 2 में आईआर हो, इवन जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट हो। बिना इंडिया का मैप बनाए, बिना वर्ल्ड मैप बनाए आप कोई भी बात नहीं करोगे। ठीक है, तो राजस्थान और दूसरे नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन्स हैं कंट्री के, वहाँ पर जो यूरेनियम है, पहले हम ये रीजन्स को अगर बना दें, ये इस वाले हिस्से की बात कर रहा है हमारे देश में, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर जो है यूरेनियम आपको मिलते हैं इन एलुवियल एक्यूफर। अच्छा, वाटर एक्यूफर्स,
क्या होता है ये एक्यूफर? कुल मिलाकर जमीन के अंदर जो पानी है ना। अब एल्यूवियल एक्यूफर क्यों कह रहा है कि ऊपर क्योंकि जो परत बिछी हुई है वो किस प्रकार का सॉइल है वहां पर? एल्यूवियल सॉइल है। वो कह रहा है जबकि जो सर्दर्न रीजन है, जो दक्षिण भारत है हमारा, साउथ इंडिया जो है, सच एज तेलंगाना, वहां पर क्रिस्टलाइन रॉक सच एज ग्रेनाइट, ये सोर्स है यूरेनियम का। ठीक है, तो मैं आपको ग्रेनाइट रॉक्स के पहाड़ दिखा देता हूँ। प्रॉपर वे में अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, कुल मिलाकर इस तरीके से अगर आप मान लो इसको, ये भी नहीं है यार, रुको, इसी पे चलते हैं हम। ये ठीक है, ये होते हैं ग्रेनाइट बोल्डर्स। वो याद है नेचुरल टोपोग्राफी विजयनगर एम्पायर की कर्नाटका के अंदर, आशिमा पढ़ा था हम लोगों ने, शैनी याद है? ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेनाइट हिल्स होते हैं साउथ इंडिया में। अनन्या समझ गए? इससे बनती हैं ऐसी ग्रेनाइट रॉक्स, ऐसी मिलती हैं हमें ग्रेनाइट रॉक्स ये वाली। ठीक है, तो ये किसका सोर्स है अनन्या? यूरेनियम का। अब जब ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, व्हेन ग्राउंड वाटर इज ओवर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच सॉइल्स, यूरेनियम इज एक्सपोज टू एयर ट्रिगरिंग इट्स रिलीज। जो अभी तक दबा हुआ था, ठीक है, ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन की वजह से नीचे, आपको पता है ना ग्राउंड वाटर के साथ साथ पत्थर भी होते हैं, इतना पता है, इतना जानते हो सब लोग? पता नहीं वाली बात? ग्राउंड वाटर भाई कहीं तो तैर रहा है ना, किसी चीज के ऊपर तो तैर रहा है, उसको एक बेस तो चाहिए ना। ठीक है, तो जब ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम सच सॉइल्स, यूरेनियम इज एक्सपोज टू एयर ट्रिगरिंग इट्स रिलीज। एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी गई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी। उस रिपोर्ट में उसने ये कहा था कि ज़्यादातर जो नॉर्थ वेस्टर्न और पेनिसुलर स्टेट्स हैं, पेनिसुलर स्टेट्स हो गए आपके ये साउथ वाले, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न, ये वाला, ये वाला इलाका। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न या पेनिसुलर स्टेट्स जो हैं इन इंडिया, यहाँ पर आपको यूरेनियम कंसनट्रेशन काफ़ी हाई मात्रा में मिलती है। ठीक है, दे हैव लोकलाइज अक्रेंस ऑफ यूरेनियम कंसनट्रेशन, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से यूरेनियम है। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, इसने एक बार एक ऑर्डर जारी करा था, इट हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स अबाउट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो कि यूरेनियम माइनिंग की वजह से होता है। कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनको सरकारी ठेका मिल रखा है, उन्होंने यूरेनियम माइनिंग करना शुरू करी। यूरेनियम को कुल मिलाकर उन्होंने क्या करा? एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा। ठीक है, जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा तो इसकी वजह से जो नीचे ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट होने लगा, क्योंकि कुछ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में कुछ यूरेनियम जो है वो ग्राउंड वाटर में मिलने लगा। तो ये कंप्लेंट आई प्रशासन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा था आंध्र प्रदेश की सरकार ने कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए इनटू द कंप्लेंट्स अबाउट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कॉज बाय यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट ऑफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन कदापा डिस्ट्रिक्ट। ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, आप इस कदापा छोड़ो। ठीक है, जो ये यूरेनियम माइनिंग को लेकर जो प्रोजेक्ट्स या जो
लीजिंग जो करता है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो है इसके बेसिस मतलब ये परमिशन जो देता है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनीज है, वो यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करती है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक इंक्वायरी करने को बोला था। यानी कि कुल मिलाकर हमारा टॉपिक यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं है, हमारा मुद्दा इस बात से रिलेटेड है कि किसी किसी जगहों में हमारे देश में जो जो स्टेट्स हैं अनन्या, वहाँ पर यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन के चलते ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, और वो काफ़ी टॉक्सिक है। तो यूरेनियम का जो मैं कह रहा हूँ कि टॉक्सिक है, तो यूरेनियम का इम्पैक्ट है क्या हेल्थ के ऊपर, कैसे असर करेगा ये हमारी हेल्थ को, कैसे प्रभावित करेगा, इसको समझते हैं। यूरेनियम इज अ वीकली रेडियो एक्टिव विद अ लॉन्ग फिजिकल हाफ लाइफ, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है, ये ना ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर असर डालेगा और गायब हो जाएगा, ठीक है। इसकी काफ़ी लंबी जिंदगी होती है यूरेनियम की, ठीक है। और रेडियो एक्टिव है, तो यानी कि यूरेनियम का जो इम्पैक्ट है आपके शरीर पर जैसे कभी भी पड़ेगा तो किस फॉर्म में पड़ेगा, जनरली किस फॉर्म में पड़ेगा, रेडिएशंस की फॉर्म में। अब देख लो, एक यूरेनियम होता है, यूरेनियम की ना कैटेगराइजेशन होती है, ये आप ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे साथ समझ पाओगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस में, ठीक है। एक यूरेनियम होता है, हालांकि ये मैंने आपको PMFIS में शुरुआती चैप्टर्स में करवा रखा है, और मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी तक तो वो चीज़ नहीं आई, लेकिन जो रॉकेट्स वाला जो चैप्टर आएगा तब आप समझ पाओगे थोड़ा सा, और कुछ और भी चैप्टर्स हैं मिनरल्स वगैरह के, लेकिन PMFIS में मैं ये करवा चुका हूँ। यूरेनियम के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक उनमें से होता है यूरेनियम 238, ठीक है। हाँ यस, आइसोटॉप्स उसके अंदर कितने होते हैं, तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि यूरेनियम की ना कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसके बेसिस पर उनकी नंबरिंग हो जाती है, जिसको कोडिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। यूरेनियम के अलग अलग कोड होते हैं, मतलब ये कुल मिलाकर ऐसा होता है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं अभी के लिए, जो लोग नहीं जानते हैं इसको, जैसे गोल्ड होता है ना, सबसे प्योर फॉर्म होता है 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना। लेकिन गोल्ड तो कैसे भी हो सकता है, अलग अलग तरीके का गोल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता रन्या। ऐसे यूरेनियम के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें से एक सबसे फेमस होता है 238। एंड अनन्या आपके पास फिजिक्स थी तो आपने 11th या 12th में तो सुना होगा इसके बारे में, पक्का गारंटी है ना। इसकी जो लाइफ होती है डेट इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, टाइम टेकन बाय ह्यूमन बॉडी टू एलिमिनेट हाफ द अमाउंट, ये 15 दिन होता है। लेकिन तब तक ये यूरेनियम क्या कर जाएगा, एलिवेटेड यूरेनियम लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर मे बी एसोसिएटेड विद किडनी टॉक्सिसिटी। अब देखो किडनी हमारा वैसे क्या काम करती है हमारे शरीर में, फिल्ट्रेशन का, है ना। कहते हैं ना ज्यादा पानी पियो तो किडनी में स्टोन्स नहीं बनेंगे, किडनी ज्यादा अच्छे से फिल्टर कर पाएगी टॉक्सिन्स को रिमूव कर पाएगी, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये किडनी की टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है, तो किडनी का जो फंक्शनिंग सिस्टम होता है, फंक्शनिंग मैकेनिज्म होता है, उसको बर्बाद कर देता है यूरेनियम। इसके अलावा हाई रेट्स ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज थॉट टू बी ड्यू टू ग्राउंड वाटर यूरेनियम एक्सपोजर। आपने अभी देखा आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर करा था, तो वो जो की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, कंप्लेंट आ रही है कि ग्राउंड वाटर का जो है पॉल्यूट हो रहा है। तो पूरा का पूरा मसला क्या था, आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे इलाकों में लाइक कदापा डिस्ट्रिक्ट या फिर श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर लोग एक डिसीज से प्रभावित हो रहे थे, क्रॉनिक किडनी डिसीज। अब ये क्रॉनिक किडनी डिसीज कुछ नहीं है, यूरेनियम के ज़्यादा लंबे समय के एक्सपोजर की वजह से किडनी जो है किडनी टॉक्सिसिटी का बढ़ जाना, डैट इज नोन एज क्रॉनिक किडनी डिसीज, ठीक है। लोगों को किडनी की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। अब इसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, यूरेनियम के लिए हमारे देश में गाइडलाइंस क्या हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 10500 ये गाइडलाइन है यूरेनियम के लिए, नाम है इस गाइडलाइन का इंडियन स्टैंडर्ड IS, और शॉर्ट में इसको कहते हैं, इसका कोड है ये IS 10500। इसके अंतर्गत 2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये गाइडलाइन कब आई थी, 2012 में, फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन
इसने स्पेसिफाई कर रखा है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर रेडियो एक्टिव रेसिड्यूज एज अल्फा एंड बीटा एमिटर्स वैल्यूज इन एक्सेस ऑफ विच रेंडर द वाटर नॉट सुटेबल। इसने मतलब बेसिकली कुछ लिमिट्स जो हैं वो जारी कर रखी हैं और ये लिमिट्स को टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी करता रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से। उस वाटर में क्या कहते हैं, ये जो यूरेनियम की टॉक्सिसिटी है वो कितनी है, कितनी बढ़ सकती है, कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये बताता क्या है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट कि इस प्रकार के जो रेडियो एक्टिव रेसिड्यूज होते हैं लाइक एल्फा एंड बीटा वो कितने होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज रिक्वायरमेंट्स टेक इनटू अकाउंट ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इंक्लूडिंग यूरेनियम एंड नो इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। इसने ओवरऑल ये जो गाइडलाइंस हैं इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 2012 में जो रिलीज करी गई थी, उसमें उसने कोई एक फिक्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करा है, बल्कि सभी के बारे में बात करता है। लाइक यूरेनियम हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसके अंदर अल्फा या बीटा जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, BIS, इट इज़ वर्किंग टू इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ यूरेनियम एज 0.03, देख रहे हो, मिलीग्राम पर लीटर। और ये चीज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स किसके बेसिस पर करने वाला है, ये 0.03 मिलीग्राम पर लीटर ये WHO की प्रोविजनल गाइडलाइंस हैं सभी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो उतना लिमिट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर सेलेनाइजेशन सिंड्रोम की, FSS। इसका कंटेक्स्ट क्या है, एक रीसेंट स्टडी कंडक्ट हुई थी, उसने बोला कि जो फ्रेश वाटर है इट इज टर्निंग सॉल्टियर एंड पॉइजनिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है वो खारा होता चला जा रहा है और पॉइजनस ड्रिंकिंग वाटर बनता चला जा रहा है। स्टडी ये शो करती है कि 1/3 जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर वो सॉल्टी हो चुकी हैं पिछले 25 साल में। स्टडी ने यह भी नोट करा डेट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू मल्टीपल हैवी मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पानी के अंदर हैवी मेटल्स जो हैं वो काफ़ी सारे मिक्स होते जा रहे हैं लास्ट 20-25 ईयर से। एंड मोर देन 50% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर, इस रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि 57% जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेटेड है। उसके अंदर नाइट्रेट देखने को मिलेगा, फ्लोराइड देखने को मिलेगा और आर्सेनिक देखने को मिलेंगे जो कि जहरीले पदार्थ हैं। ठीक है, सेलिन वाटर इंकर्जन फोर्स मेनी फार्मर्स टू शिफ्ट टू सिटीज फॉर वर्क इन तमिलनाडुज थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। स्टडी ये बोलती है कि इसकी वजह से आप इम्पैक्ट देखो। उसने केस स्टडी दी एक स्टोरी को हाईलाइट करा रियल में कि स्टोरी क्या मतलब एक फैक्ट को हाईलाइट करा कि इस सेलिन वाटर इंकर्जन की वजह से मतलब ये जो पानी जो है अभी तक फ्रेश वाटर है वो खारा होता चला जा रहा है बड़ी सारी नदियों का, तालाबों का, स्ट्रीम्स का, जिसकी वजह से फार्मर्स अभी तक खेती बाड़ी कर पाते थे फ्रेश वाटर की वजह से, लेकिन सेलिन वाटर से तो खेती बाड़ी नहीं हो सकती अच्छे से। ठीक है, तो वो जो फार्मर्स हैं खेती बाड़ी को अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर वो तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर मतलब बेसिकली थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पर जो किसान रहते थे उसको छोड़ के वो शहरों की तरफ माइग्रेट कर गए काम करने के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन प्रेशर होता है वो बढ़ता है और जिसकी वजह से एक फिनोमेना इनवाइट होता है दैट इज नोन एज अर्बन पॉवर्टी। तो जो सरफेस वाटर्स हैं दे आर ऑल्सो एट रिस्क फ्रॉम फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम फ्रॉम ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो रेलेवेंस क्या है इस रिपोर्ट का देखो कोई फिक्स नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की नहीं है बल्कि कंपाइलेशन है, मतलब बेसिकली ऐसा फिनोमेना देखा गया है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% रेलेवेंस के फंडिंग की क्या बोला गया, अप्रॉक्सीमेटली 70% जो अर्थ है इट इज कवर्ड बाय वाटर, ओनली अबाउट 2.5% ऑफ दैट इज फ्रेश वाटर, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर हम
फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम की समस्या को सीरियसली ना लें। नाम देख रहे हो, फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम। जो पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है उसकी सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि वो भी पीने लायक नहीं बचा है। मतलब दुनिया में वैसे भी हम लोग ये कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ओशंस में, सीज में जो पानी है वो खारा पानी, वो पीने लायक वैसे भी नहीं है। लेकिन जो फ्रेश वाटर है अगर वो भी जो है सैलिनिटी की तरफ बढ़ता चलेगा तो जितना अवेलेबल है पीने का पानी वो भी नहीं बचेगा दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। तो अगर हम इस चीज़ को लाइटली लें, फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम को लाइटली लें, तो इट मे एंटेल दैट फ्रेश वाटर would not have the same desired chemical, biological and physical properties and provide the same ecosystem services in the previous decade। जैसा अभी तक फ्रेश वाटर जो काम करते हुए आ रहा है वो अपने ट्रेडिशनल काम खो देगा फ्रेश वाटर। तो ये है क्या फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम? क्या है ये? एक प्रोसेस होता है ऑफ सॉल्टी रन ऑफ कंटेमिनेटिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मतलब जो अभी तक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब इकोसिस्टम वाले चैप्टर के अंदर आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन अच्छे से जानते होगे। इसके अंदर स्ट्रीम्स आती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स आती हैं, ठीक है, रिवर्स आती हैं, ठीक है, वेटलैंड भी आते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्रेश वाटर जो कि इकोसिस्टम है, लेकिन क्या था इकोसिस्टम? फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम। अगर वहां पर खारापन बढ़ रहा है वो उसकी तरफ बहते हुए आ रहा है किसी भी रीजन की वजह से। रन ऑफ का मतलब देखो, आप रन ऑफ से मैं जानता हूं क्या सोच रहे होगे कि एक ये तालाब है और ये कहीं से पानी जो है वो ऐसा चला रहा है। यस, आप बिल्कुल ठीक हो इस चीज में, लेकिन बात हमेशा जो सॉल्टी वाटर की नहीं है, सॉल्टी रन ऑफ। अब वो सॉल्टी रन ऑफ बहुत सारी चीजों को कह रहा है, यहाँ पर कोई पानी को नहीं कह रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज जो अल्टीमेटली इस इकोसिस्टम के अंदर पानी के अलग अलग फॉर्मेट में मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो वो पानी का ही पार्ट बन जाएगी। लेकिन सॉल्टी रन ऑफ में कुछ भी हो सकता है। वो केमिकल्स हो सकते हैं, वो एसिड रेन भी हो सकती है। एसिड रेन जो है, अगर हम कह रहे हैं कि बारिश के मॉलिक्यूल्स में, वाटर के पार्टिकल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में अगर एसिड है तो बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं वो एक प्रकार से सॉल्टी है? पहले लोग काफी सदियों पहले हमारे दादा दादी नाना नानी के ज़माने में बारिश के पानी को कंजर्व करते थे, और उससे भी पहले वो उनके ज़माने से भी पहले, एक दो जनरेशन पहले मान लो, बहुत सारे शहरों में, इनफैक्ट जब हमारे दादा दादी और नाना नानी का ज़माना था, जब वो हमारी एज के थे या छोटे रहे होंगे, बहुत सारी जगहों में भारत में बारिश का पानी पीने के पानी के तौर पर यूज़ करा जाता था। जानते हो इस चीज़ को? इस तरीके से कंजर्व करा जाता था, कंजर्वेशन उसका होता था। लेकिन आज आप बारिश का पानी पी सकते हो हिंदुस्तान में किसी भी कोने पर? बताओ, नहीं ना। बल्कि दुनिया के कोनों में बारिश का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। क्यों? वर्ल्ड के अंदर एयर पॉल्यूशन, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है इस वजह से। और ज़्यादातर बारिशें जो भारत में होती हैं वो कैसी होती हैं? एसिड रेन। एसिड रेन का फिनोमेना इतना खतरनाक कि आगरा के अंदर व्हाइट मार्बल के ताजमहल को उसने कैसा रंग दे दिया था? येलोइश। और उसको किससे साफ करा गया था फिर? मुल्तानी मिट्टी से। गुड, मुल्तानी मिट्टी से। अनन्या, मुल्तानी मिट्टी जानते हो ना? आर्यन, पता है ना मुल्तानी मिट्टी क्या होता है? क्या नहीं है? अच्छा, सुना हुआ है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी। हाँ हाँ हाँ, वही वही, मैं उसी के कंटेक्स्ट में आपको मैं ऐसे ही समझाना चाह रहा था। रुको। मुल्तानी मिट्टी पहले दिखती कैसी है? फेस पैक छोड़ो उसका, पहले दिखती कैसी है देखा तो। मुल्तानी मिट्टी कुछ ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है। इसको चेहरे पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सर्दियों में लगा लोगे तो चेहरा फट जाएगा, ठीक है, क्रैक आ जाएगा उसके अंदर। गर्मियों में लगाते हैं चेहरे को ठंडा रखने के लिए, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। भारत के अंदर जो म्यांमार से जो काफ़ी सारे लोग जो आने लगे हैं, जिनको हम लोग बर्मीज लोग कहते हैं, वो अक्सर गर्मियों में, अगर आप दिल्ली
जो है दिल्ली की मार्केटों में अगर उनको देखोगे, अक्सर वो जो बर्मीज़ लोग हैं दिल्ली की गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आपको लगाते हुए दिखेंगे। मतलब वो लगाकर निकल जाते हैं घर से बाहर, वो लगाए रखते हैं। तो salts naturally occur in fresh waters typically caused by rock weathering and naturally saline ground water। अब देखो, नमक आ कहाँ से रहा है फ्रेश वाटर के अंदर? कह रहा है नेचुरली अकर होता है। कैसे? अगर रॉक की वेदरिंग हो रही है, रॉक के अंदर सॉल्ट कंटेंट है और वो टूट टूट कर किसी भी फिनोमेना की वजह से फ्रेश वाटर में मिक्स हो जा रहा है, या फिर ग्राउंड वाटर नेचुरल तरीके से अपनी सैलिनिटी पकड़ता चला जा रहा है। अब वो नेचुरल तरीका तो देखो कम ही है, ठीक है। नेचुरल तरीका तब हो सकता है जब नीचे कोई चट्टानें ऐसी हो, वो टूट रही हो, जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट हो। लेकिन आप भी जानते हो इस बात को, अगर कोई जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ की अगर आप बात करो, एग्रीकल्चर की फील्ड के ऊपर हमने बड़े सारे केमिकल्स बिछा रखे थे, वो पानी रिस रिस कर जो है नीचे की तरफ गया और ग्राउंड वाटर के अंदर सेलिनिटी लाती, क्योंकि वो केमिकल्स जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। कुल मिलाकर मतलब उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है। हाउएवर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर फर्दर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन फ्रेश वाटर। तो ये इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और आप इस चैप्टर में भर भर कर सारे एग्रीकल्चर रन हाउस वगैरह, इंडस्ट्रीज, ठीक है, उससे निकला हुआ केमिकल, फिर लंबे समय के अंदर एयर को पॉल्यूट करना, फिर उसकी वजह से एसिड रेन होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खारापन लेकर आ सकती हैं अलग अलग वाटर बॉडीज़ में अलग अलग तरीके से, स्पेशली फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो कॉजेज क्या इसके? रोड सॉल्ट्स फॉर डी आइसिंग। ये वाली बात याद है शाइनी? देखो आपको उस दिन डाउट था एक बात पर, है ना? मैंने आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का एक फिनोमेना बताया था कि वहाँ पर लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं, मैंने शाइनी को बता रहा था, बाकी आप सबको भी बताया था, याद है? मैं कोई साइंस का आई थिंक लेक्चर कर रहा था या एनवायरनमेंट का ही कर रहा था। यूरोप में क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पर बर्फ़बारी होती है ना, तो अनन्या आप जानते होगे, शायद से पापा ने कभी बताया हो, जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ पर लोग अपने साथ एक नमक की बॉटल लेकर निकलते हैं घरों से बाहर, ताकि वो फिसले ना, और नमक जैसे आप बर्फ़ के ऊपर डालते हो तो वो बर्फ़ को पिघलाने का काम करता है। शैनी याद है? मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, आपका डाउट था कि आपने देखा नहीं इस फिनोमेना को कभी, है ना, डी आइसिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, रोड सॉल्ट्स। नमक डाल डाल के पहले आपको मैं नॉर्मल फिनोमेना दिखाता हूँ। सॉल्ट्स आइस, नमक की बोतलें जो हैं कई लोग कैरी करते हैं, ठीक है, आइस को मेल्ट करने के लिए। यस, इस तरह की इमेजेस यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर जहाँ पर भी मतलब बर्फ़बारी भारी भरकम मात्रा के अंदर होती है, लोग चलते जाते हैं और अपने साथ एक नमक की बोतल जो है वो कैरी करते हैं आइस को बेसिकली मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, रोड सॉल्ट्स फॉर डी आइसिंग, अप्लाइंग सॉल्ट ऑन स्नोई एंड आइसी रोड्स हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग टेम्परेचर देन द सराउंडिंग आइस। ये एक कॉज है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ है, बर्फ़ के अंदर अब जब ये नमक मिक्स हो गया, अब वो पिघलेगी बर्फ़, और जब वो पिघलेगी तो वो पानी बनकर आसपास के नालियों में या फिर इधर उधर तालाबों में जो वो पानी जाएगा, तो अपने साथ वो खारेपन को लेकर जा रहा है। उसके बाद ह्यूमन एक्सेलरेटेड वेदरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉक्स एंड सॉइल्स। वेदरिंग का प्रोसेस जानते हो ना, यानी कि इन सारे मतलब क्रैक्स आ जाना, है ना, सॉइल पर, या रॉक्स या चट्टानों का टूटना, ठीक है। अगर ये कुछ होता है जैसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, रॉक का, सॉइल का, इसकी वजह से जो है भी सॉल्ट कंटेंट जो है किसी भी जगह का पानी का बढ़ सकता है जहाँ पर फ्रेश वाटर हो, और ये इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से और तेज़ गति से होने लगा है, ठीक है। फिर सी लेवल राइज एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, यस, ठीक है। अब वो पता है कैसे होता है, सिंपल सा फिनोमेना होता है उसका। ग्लेशियर्स जो होते हैं, दुनिया में गर्मी बढ़ी अनन्या, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना स्टार्ट, ठीक है,
और उसके बाद वो पिघलते हुए ग्लेशियर पानी की तरफ, समुद्रों की तरफ, मतलब समुद्र की पानी की तरफ आएंगे, उसका कंटेंट बढ़ाए, उसका मतलब वाटर लेवल बढ़ाएंगे, और वो जो आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं जैसे, या फिर अपना जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ तक जाएंगे। कोस्टल एरियाज में रेत जो है वो फैली हुई है, वो रेतों को समेट लेगा, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्ट वाटर इंट्रूजन यहाँ पर हो जाएगा। सॉल्ट वाटर जो जो खारा पानी है वो क्या कहते हैं फ्रेश वाटर में मिक्स हो गया। अब जो ग्लेशियर का पानी अच्छा भला है, फ्रेश वाटर पानी था, अगर वो कहीं और किसी और जगह पर अच्छे से यूज़ करा जाता तो पीने के काम आता। वो पिघलते पिघलते जाते जाते समुद्रों और ओशनों में जाकर मिक्स हो गया, तो वो किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि अगर हमें समुद्र और ओशन का ही पानी और ये जो सी वाटर का जो पानी पीना होता तो हम अभी तक पी रहे होते, लेकिन ये खारा पानी है। तो वो जो बर्फ़ को ग्लेशियर्स का जो प्योर फॉर्म का जो पानी था, सॉरी जो फ्रेश वाटर जो पानी था, वो भी इसका जाके खारा पानी बन गया। ठीक है, समझ गया ना ये क्या है। उसके बाद इवेपोरेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आयंस फ्रॉम हाइड्रोलॉजिक मॉडिफिकेशंस एंड क्लाइमेट। अब अगर इवेपोरेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से कभी कभार ये जो सॉल्ट आयंस होते हैं, वो कह रहे हैं इवेपोरेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आयंस फ्रॉम हाइड्रोलॉजिक मॉडिफिकेशंस एंड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, अगर आप इसको देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से मतलब पानी जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में जा रहे हैं, ठीक है। ये फिनोमेना काम ऐसे करता है कि साथ में इसके साथ आप एक चीज़ जोड़ो, वो लिखो तो ज़्यादा बेटर बनेगा आपका आंसर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से हवा में जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट जो सारे के सारे जो मिक्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जब ये इवेपोरेशन जो है ऊपर उठती है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं। हमने एक फिनोमेना डिस्कस करा था अभी कुछ चैप्टर्स पहले, पानी की बूंदों में ऊपर जाकर आकाश में, हवा में, जो अगर ये मान लो कि कार्बन सूट के जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल उनको एक बेस बना लेगा, उसके ऊपर टिक जाएगा, याद है, जिसकी वजह से बादल बनने की प्रक्रिया, बादल बनने की एक्टिविटी जल्दी जल्दी होने लगेगी, बिकॉज ऑफ अ सिंपल प्रोसेस अनन्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। बादल का भारी बन जाना और उतनी जल्दी फिर उसने बारिश करवाना। लेकिन अब क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स को उठाकर ऊपर गया पानी, उसने उसके ऊपर बेस बनाया वाटर मॉलिक्यूल का, कंडेंसेशन की एक्टिविटी हवा में हो रही है, बादल जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बारिश भी जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन इससे कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, बिकॉज वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर गए इवेपोरेशन की फॉर्म में, कंडेंसेशन के बाद जो बारिश गिरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हवा में क्या चीज़ मौजूद थी उसको भी उठा लिया, पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, अब जब वो किसी भी जगह पर बारिश बनकर जब वो नीचे आएंगे, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आएंगे, जब बारिश बनकर आए, ओले बनकर आए, स्नोफॉल की फॉर्म में अनन्या, लेकिन अगर अब वो किसी फ्रेश बॉडी के ऊपर अगर गिरेगी, अगर वो बर्फ या वो बारिश का पानी, तो वो उसको खारा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये चीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टर्बेंस ऑफ वेजिटेशन एंड लोकल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ये ग्राउंड वाटर की बातें हैं कि मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ वेजिटेशन या फिर लोकल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, मतलब कैसे आप एग्रीकल्चर रन ऑफ की बात कर सकते हो, या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह में ज़्यादा केमिकल्स वगैरह पटक देना और ग्राउंड वाटर उससे कंटेमिनेट हो जाना, और वो प्रोसेस आप जानते हो, क्योंकि सॉइल का नेचर कैसा होता है, पोरोसिटी वाला, उसके अंदर इंटर स्पेसिंग अवेलेबल है, तो वो पानी रेस रेस कर जो है वो ग्राउंड वाटर में चला गया। इसके इफेक्ट क्या हैं, ग्लोबल कंटेमिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर, ये बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, एंड थ्रेटन्स ह्यूमन हेल्थ। इट इज टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ एंड इट कैन कॉज कोरोजन और डिग्रेडेशन ऑफ बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे दरारें वगैरह पड़ जाना, या फिर वो चीज़ जो है अच्छी नहीं होना, बड़े सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए। कुल मिलाकर जब ये सब चीज़ें, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब वो चीज़ फिर वहाँ पर फूड चेन जो है वो भी फिर अच्छे से वर्क नहीं कर सकेगी। ठीक है, और बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैसे, अगर इस प्रकार की एसिड रेन अगर नीचे आती है, जो कि अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना आप लोगों को, अगर मैं आपसे ये पूछूं आर्यन के, एसिड रेन के अंदर क्या
जो सैलिनिटी है वो है क्या? एसिड रेन में सैलिनिटी है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन। अनन्या है? एसिड रेन के पानी में सैलिनिटी है, खारापन है? बिल्कुल है। नहीं नहीं होता, एसिड में खारापन नहीं होगा क्या? होगा ना, खारापन होगा। जब ऐसी चीज़ किसी एक बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, अभी मैंने आपको यहाँ पर किसका एग्जांपल दिया? एसिड रेन का पानी जो है किसको क्या कहते हैं, डिग्रेड कर रहा था बड़े सारे सालों से, आज भी कर रहा है, मतलब बेसिकली वो तो हमने एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था उसके लिए, ताज में। हाँ, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। बाकी बिल्डिंग्स वगैरह को भी ख़राब कर सकता है। कैसे ख़राब कर सकता है? अब जैसे मतलब मान लो अनन्या, अपने फरीदाबाद जैसे जो टावर्स हैं, या फिर श्रेया अपने गुड़गांव जैसे जो ये सोसाइटीज़ हैं, या आशिमा अपने बेसिकली ब्लॉक्स हैं, कॉलोनीज़ हैं अपनी, जो यहाँ पर क्या होता है, इतने ऊंचे ऊंचे जो घर हैं, जैसे अनन्या के 13-13 फ्लोर के, 12-12 फ्लोर के जो अपने फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, नोएडा में जो घर हैं, तो आशिमा बार बार तो नहीं बन सकते अभी, और हो सकता है इसके ऊपर वाइट पेंट करा गया हो, है ना, पूरी सोसाइटी में। लेकिन इस तरह का बारिश का पानी अगर आता रहेगा, तो आपने अक्सर नोट करा होगा अनन्या, फरीदाबाद में जहाँ पर भी आपका घर होगा, सोसाइटी में कहीं ना कहीं एंट्रेंस पिलर्स पर क्रैक्स आ रखे होंगे, गारंटीड, है ना। और वो किसी बच्चों बच्चों ने नहीं तोड़े हैं, है ना। किसी ने कोई नोटोरियस एक्टिविटी नहीं दिखाई है, ऑटोमेटिकली वो बारिश के पानी की वजह से ये ऐसा होता चला गया। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है? एट प्रेजेंट fresh water salination is poorly regulated and largely ignored in freshwater management. There is a need for uniform and comprehensive law. सोर्स को, मतलब जहाँ से आ रहा है ना ये खारापन फ्रेश वाटर के अंदर, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। चलो हम सारी बातों को मान लेते हैं कि चलो सबको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जो सी लेवल राइज है अनन्या, इसको कंट्रोल करा जा सकता है क्या? बताओ, शॉर्ट टर्म में। ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करा जा सकता है क्या? इसका तो सोर्स वही है ना। पर वही है ना, उसके लिए हमें कैसी अप्रोच चाहिए मयूर? कैसी अप्रोच चाहिए? इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी सारी एग्रीमेंट्स, इतनी सारी कन्वेंशन होती है मयूर, कौन सी 100% सक्सेसफुल है बताना? 100%। ये जितने ये जो होता है, कॉप की मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है मयूर, निर्वैर, ये जो UNFCCC की जो मीटिंग्स होती हैं, तो इसमें से कुणाल कोई है सक्सेसफुल है क्या कोई? 100% जितने रिजल्ट दिए हों। तो समझ गए ना अनन्या, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव अप्रोच या फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर ऐसी बातें करवाना पूरी दुनिया से, ये जो है एक मुश्किल भरा टास्क है ना। ऑल्टरनेट डी आइसर्स एंड एडेप्टिव रोड सॉल्ट एप्लीकेशन शुड बी प्रेफर्ड। ये एक ऐसी बात कर रहा है कि जो मशीन्स है, जैसे जो बर्फ़ डालने आ रही हैं, सॉरी, बर्फ़ में जो नमक डालने आ रही हैं, हम उसकी जगह कुछ और यूज़ करें। जैसे मतलब मान लो कि काइंड ऑफ वो जो ब्लोअर्स यूज़ करें या हीटिंग मैकेनिज्म यूज़ करें बर्फ़ को पिघलाने के लिए। ये कुल मिलाकर एक ऐसी अप्रोच हमें दे रहा है। आजकल दिल्ली NCR की सड़कों पर अनन्या, आपने एक चीज़ नोटिस करी जब आप अभी दिल्ली आए थे? मयूर, देखा है वो पानी वाली जो वो ट्रक है वो घूमता रहता है रोड को गीली करने के लिए? ये हाँ, ये प्रक्रिया अभी तक चल रही थी अनन्या, मयूर, आशिमा, हम लोगों ने देखा था अभी कुछ साल पहले, लेकिन अब आशिमा ऑलमोस्ट ये डेली बेसिस पर नहीं होने लगा है अभी हर जगह पर। है ना, ये क्यों होता है? ऐसा क्यों करा जाता है? आप इसका लॉजिक जानते हो आप लोग? क्यों करवाती हैं सरकारें? और आपके पता है अनन्या, आपके पंजाब में पता है क्यों हो रहा है और दिल्ली में क्यों हो रहा है? ये कॉमन, क्योंकि कॉमन सरकारें हैं यहाँ पर। केजरीवाल भाई साहब की जर्नी मयूर खांसने से शुरू हुई थी ना, और खांसी क्यों आती है? एयर पोल्यूशन की वजह से। तो वो एयर पोल्यूशन के पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े रहते हैं केजरीवाल भाई साहब। इससे क्या होता है, हवा में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बैठ जाते हैं पानी के मारने की वजह से, उनकी डेंसिटी बढ़ा दी जाती है बेसिकली। मेंस का सही कह रहे हो। नहीं, दो उसका एक रीज़न है कि लोग मतलब एक दो बार मेरी फ्रेंड से भी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि दीपांक भाई, ये वाली चीज़ ना पंजाब और दिल्ली में ज़्यादा देखने को मिलती है यार, अभी तक MP में कहीं आई नहीं है। मैं कहा भाई, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है ना, इसलिए नहीं होगा वहाँ पर ऐसा भी। पंजाब में लेकिन
आप लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, ये सारी जगहों पर आप जाओ, पंजाब के कैंपसेस में जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रोडों पर जाओ, दिल्ली के अंदर आपको ऑलमोस्ट, अब तो इस साल तो मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से करा गया ये 2023 के एंड से और 2024 की स्टार्टिंग से, ठीक है। उसकी जगह मतलब, हाँ मतलब ये ऐसी मशीन होती है जैसे मतलब मान लो कि वो जैसे ऊपर से पानी फेंकता है, आप मान लो कि ऐसा देखो ये प्रेफर करा जा रहा है, अभी ऐसा आया नहीं है, खर्चे वाला काम है। अब एक बार बताओ, ब्लोअर लेकर या फिर एक ऐसी मशीन जो कि गर्म करते हुए हवा जो फेंके, वो बर्फ को पिघलाए, फिर इतना आसान नहीं है ना ऐसी कंट्रीज में चलाने, होगा कैसे बताओ, कैसे चलेगा वो ब्लोअर, और कैसे वो कितनी गर्म हवा फेंकेगा, क्या इतनी फेंकेगा कि वो बर्फ को पिघला दे, कितनी देर में पिघला देगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके पीछे। वो तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन बोल रहा है। सॉल्यूशन मतलब एक होता है प्रिफर्ड एक्शन, हो गया हो इम्प्लीमेंट, ऐसा कम होता है, मतलब वो एक फ्यूचरिस्टिक बात कह रहा है आपको यहाँ पर। उसके बाद रेमिडिएशन में अकर थ्रू क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड डेटाबेस वेयर लोकल गवर्नमेंट्स कैन रिपोर्ट द क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रोड सॉल्ट्स डेटा रिलीज फॉर डीआइसिंग पर्पसेस। यहाँ पर वो ये कि मतलब लोग जो है वो जागरूक हों और अथॉरिटीज को कंप्लेन करें कि आप कुछ और मैकेनिज्म लेकर आओ। जब तक वो कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक ये ऑल्टरनेटिव डीआइसर्स या फिर अडेप्टिव रोड सॉल्ट एप्लीकेशन जो है इसको प्रेफर नहीं करा जाएगा, सरकार के कान बहरे रहेंगे। इसकी चिंता करने की आवश्यकता हमारे देश को नहीं है। हमारे यहाँ 95% शहरों के अंदर ये समस्या नहीं है कि बर्फ पड़ी हुई है और लोग नमक ले लेकर डालकर या फिर नमक के थ्रू उनको हटाया जा रहा है, ठीक है। ये वाली बात, ये जो कंसेप्ट है, ये आपको इंटरनेशनल लेवल पर समझाया जा रहा है, FSS, फ्रेश वाटर सेलिनाइजेशन सिंड्रोम, ठीक है। और ये आज आपने शायद से पहली बार सुना होगा। उसके बाद नीड टू आइडेंटिफाई थ्रेशोल्ड्स दैट कैरेक्टराइज इफेक्ट्स ऑफ आयन स्पेसिफिक सॉल्ट पॉल्यूशन लिमिट्स एप्रोप्रिएट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज, ठीक है। हमें मतलब अगर हम टोटल तरीके से अगर इसको हटा नहीं सकते हैं इन सारी चीज़ों को, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई थ्रेशोल्ड्स जो कि कैरेक्टराइज करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ आयन स्पेसिफिक सॉल्ट पॉल्यूशन, ठीक है। अलग अलग जगह थे जिसके अंदर सैलिनिटी का कॉन्सेंट्रेशन है, फिर चाहे वो एयर पॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हों, एसिड रेन जो हो, बारिश का पानी हो, या कोई सा भी पानी हो, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्टिविटी की वजह से हो, तो उसके अंदर आयन स्पेसिफिक सॉल्ट पॉल्यूशन वो कितना कॉज कर सकता है, उसकी लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है, हमारे लिए ज़रूरी है। एप्रोप्रिएट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। अब इसने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है मेंस का। Elevated salt levels in fresh water reduce biodiversity and threaten human health. In the light of the above statement, discuss increasing salinity as one of the important environmental issues of 21st century. ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आप इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर ये है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट को पहचाना जरूरी है। एक तो है एलिवेटेड सॉल्ट लेवल्स, इसका बढ़ना, कहां बढ़ना, फ्रेश वाटर के अंदर। फिर वो खुद ही बता रहा है इम्पैक्ट, इससे क्या होगा, इससे बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी और इंसान की हेल्थ। आपके पास बना बनाया सेटअप है, इसके इर्द गिर्द, इन दो डायमेंशंस के इर्द गिर्द आपको आंसर अपना लिखना है, कंटेक्स्ट लेना है। सॉल्ट वाटर का कंटेंट जब से फ्रेश वाटर में बढ़ने लगा है, इंसान की बीमारियों का कारण कैसे बन सकता है वो, ये वाली चीज़, ये वाली प्रक्रिया, और बायोडाइवर्सिटी कैसे रिड्यूस इससे हो रही है। बायोडाइवर्सिटी समझते हो ना, इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना खोते चले जा रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। और वो कह रहा है ये 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या, 21st सेंचुरी की। हाँ, आप एक बारी, आप लोग सब एक कोशिश करना, आ रहे ना भी, आप लोग ये लिखकर मुझे भेजना ज़रा, ठीक है, 150 वर्ड्स के अंदर। आप लोग चाहो तो 250 वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे एक बारी लिखकर भेजना है, उस तरीके से लिखकर भेजना आ रहे हैं, और बाकी सब लोग कि जैसे आप लोग अगर इसको मेंस में लिख कर आओगे, ठीक है। ओपन एंडेड है, लेकिन मैं फिर भी आपके आंसर के अंदर, आप सबके आंसर्स के अंदर एक चेक करना चाहता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच आपकी कितनी है, कितने मल्टीपल डायमेंशन से आप सोच सकते हो उसके बारे में। फिर इसी के ऊपर एक आंसर मैं लिखकर आपको भेजूंगा, फिर मेरे आंसर से उसको कंपेयर करना।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? आर्सेनिक, सॉर्बिटोल, फ्लोराइड, डिहाइड एंड यूरेनियम. यस, 1, 3 एंड 5. ठीक है, अब इसको जान लेते हैं. वो कह रहा है कि फ्लोराइड जो है हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्सेनिक मिलता है. हाँ, आर्सेनिक मिलता है, फ्लोराइड भी मिलता है, और यूरेनियम. ठीक है, अब हमें ये तो पता है. सॉर्बिटॉल के बारे में हमने नहीं सुना, क्योंकि वो कह रहा है इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. अगर ऐसा होता तो हमने सुना तो होता. अभी तक हम कंटेमिनेंट्स तो देखो पढ़ रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बुक है, ये बनाई गई है, उसको कोई हर्ज नहीं होता लिखने में कि जब वो हमसे इतनी सारी बातें कर सकता है यूरेनियम के बारे में, फ्लोराइड के बारे में, आर्सेनिक के बारे में, ट्रेस मेटल्स के बारे में, नाइट्राइट्स के बारे में, सॉरी नाइट्रेट्स के बारे में. तो फिर अगर ये सॉर्बिटोल जैसी कोई चीज़ होती तो ये लिख देता. ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक जो कि एक हैवी मेटल है. एक्सप्रेशन भी दे रहा मयूर यहाँ पर, खैर डैम. ज़्यादा ही मूड में आ गया इस क्वेश्चन लिखते हुए, आंसर लिखते हुए इसका. नेक्स्ट इजीएस्ट ऑप्शन इज यूरेनियम. वो कह रहा है कि इस आपने अभी तक इस चैप्टर के अंदर यूरेनियम माइनिंग के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में सुना है, सो इट कैन बी एलिमिनेटेड. द नॉलेज ऑफ इधर सॉर्बिटोल और फॉर्मल्डिहाइड will give us the answer. We are more familiar with formaldehyde, a carcinogen, since it is a volatile organic compound and air pollutant. It is a pungent smelling colorless gas that polymerizes spontaneously into para-formaldehyde. Hence, it is stored as an aqueous solution. It is used as preservation to preserve human organs. ठीक है, सड़ते नहीं है इससे कोई भी चीज़ जो है ना. जैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये पता है कहाँ यूज़ होता है? बताओ, कैसी कैसी चीज़ों में. आपने अपनी बायो लैब देखी है स्कूल में? वहां पर असली के कुछ कुछ ऑर्गन्स रखे जाते थे. कभी आपकी बायो लैब में ब्रेन देखा आपने रियल का, ह्यूमन ब्रेन? नहीं देखा. कोई जानवर देखे हैं जो एक वाटरी सॉल्यूशन के अंदर डुबा कर रखे हो? स्केलेटन थोड़ी ना पानी में रखा जाएगा. वो तो शमशान घाट से डेली उठा कर ले आओ. तो ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए, हाँ, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ना ये उसमें पानी में ये मिलाया जाता है ये. ठीक है, तो इट ऑल्सो फाइंड सम एप्लीकेशन इन टेक्सटाइल एंड वुड इंडस्ट्री. सॉर्बिटोल, या इसको हम लोग ग्लूसिटोल भी बोलते हैं, ये एक शुगर एल्कोहल होती है विद अ स्वीट टेस्ट विच द ह्यूमन बॉडी मेटाबोलाइजेस स्लोली. ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी अगर इमेज प्रॉपर यहाँ पर मिल जाए. इसके अलग अलग फॉर्म है. और फूड प्रोडक्ट्स या बड़ी सारी सिरप्स वगैरह में इसको यूज़ करा जाता है. ठीक है, इट इज़ अ शुगर एल्कोहल. इसकी एक एप्लीकेशन मैंने देखी थी, एक मिनट रुकना ज़रा. यार सॉर्बिटोल लेक्सेटाइव की तरह ये यूज़ होता है. आप लेक्सेटाइव या ड्यूरेटिक्स के बारे में जानते हो क्या होता है? लेक्सेटाइव से ड्यूरेटिक्स दवाइयों के बारे में जानते हो क्या होता है? मयूर, सुना आपने इसका नाम, ये कैटेगरी? हाँ, मतलब देखो, लेक्सेटाइव और ड्यूरेटिक्स दोनों ना बेसिकली क्या होता है, जब एक पर्सन को पेट की समस्या ऐसी होती है कि उसका जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा होता है. ठीक है, या तो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में. तो हम ये दो प्रकार की दवाइयाँ खिलाते हैं.
जिससे उसके पेट पे गड़बड़ हो या हलचल हो और उसका जो बॉडी फ्लूइड है या जो वेस्ट है वो पास हो जाए। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। ईशा है, ईशा, आपने साइकोलॉजी के अंदर एक डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, बिंज ईटिंग। ठीक है, उसी से उसी से कोविड में एक वर्ड बन गया था अमेजन प्राइम की वीडियो को पॉपुलराइज करने के लिए और नेटफ्लिक्स की सीरीज को पॉपुलराइज करने के लिए, बिंज वॉच। बड़ा प्राउड फील करते थे लोग कि भाई हमने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन लिया है और हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। मैंने एक सीरीज़ आज स्टार्ट करी, उसके 11 के 11 एपिसोड एक ही रात में देख डाले। तो बिंज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर करी जाए वो होती है बिंज। बिंज एक्चुअली वर्ड है आजकल तो आपके वेब सीरीज और उसके साथ एसोसिएटेड हो गया है बिंज वॉचिंग, लेकिन बिंज जो वर्ड है ओरिजिनली जो ये डेवलप हुआ था, इन्वेंट हुआ था, वो ईटिंग के साथ इन्वेंट हुआ था। और बिंज ईटिंग एक डिसऑर्डर होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पर पर्सन जो है उसकी भूख शांति नहीं होती, उसको कुछ फील ही नहीं होता कि उसने कुछ खाया भी कि नहीं खाया है, और वो इतना खाता है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठूसता रहेगा, ठूसता रहेगा, ठूसता रहेगा, उसका पेट नहीं भरता। लेकिन क्या होता है इस डिसऑर्डर में, एक अजीब सी प्रक्रिया और होती है। ईशा, आप एक चीज़ जानते होगे कि बिंज ईटिंग में पर्सन को एक गिल्टी फीलिंग भी होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, और अगर मैंने वेट अगर ज़्यादा पुट कर लिया तो जो लोग हैं वो मुझसे दूर होने लगेंगे या फिर मेरी इमेज जो है वो ऐसी हो जाएगी। तो कभी कभार जो पर्सन है वो लेक्सेटाइव्स और ड्यूरेटिक्स का वो जानबूझ के वो एक पर्जिंग फीलिंग क्रिएट करता है अपने अंदर। पर्जिंग फीलिंग का मतलब ये होता है उंगली डाल डाल के उल्टियाँ करना। ठीक है, कि जानबूझ के वो खाना बाहर निकले। ठीक है, या फिर वो लेक्सेटाइव से ड्यूरेटिक्स का इस्तेमाल करता है कि उसका पेट खराब हो जाए और उसको एक अर्ज फील हो बार बार वॉशरूम जाने की। ठीक है, कि उससे जो जो भी उसने खाया है तो वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगेन फिर पर्सन दोबारा भूखा फील करता है और फिर से करना शुरू कर देता है। तो इस लूप से बाहर नहीं निकल पाता वो। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे किसी पर्सन के लिए। आप उसको समझाओ कि सलाद खाओ, फ्रूट्स खाओ, खीरे खाओ, लौकी का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, ऐसा पर्सन कहेगा पागल है क्या, इन सब से क्या होएगा मेरा, ये तो मेरे लिए स्टार्टर्स भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों दोस्तों हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मरीन पॉल्यूशन एंड ये लास्ट टॉपिक आई थिंक आपका रह गया चैप्टर के अंदर। कुछ फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया। तो कल तक हमारे ख़त्म हो जाना चाहिए चैप्टर ये हमारा, कल या फिर एक क्लास और, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि मैं कितना डिस्कस करता हूँ उसको। एक या दो क्लासेस के अंदर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।